तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एमसीक्यूज। सीडीपी नंबर 3 है आपका, एमसीक्यूज पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, जो आप लोग आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक पार्ट देख सकते हैं। और सीडीपी में 30 में से 28 नंबर लाना है या 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो आने वाले पार्ट, ये जो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दोस्तों हम 40 प्लस जो है पार्ट करेंगे एमसीक्यूज में, जो आपके सिलेबस का पूर्ण कंप्लीट एमसीक्यूज रहेगा। बाकी सभी अदर क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, सभी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से आपका फीडबैक क्या है, कि स्कोर कितना है, जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के या अंतःक्रिया से? प्रश्न पर ही उत्तर छिपा हुआ है। कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतर चलना, तो किसकी सिद्धांत हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, अव्वल आना, सिलेक्शन पाना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? गलत कथन को चयन करना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, अभी हम पढ़ ही चुके हैं इसके पहले प्रश्न पर ही। लेकिन विकास रेखी होता है। देखिए, विकास सीधी नहीं होता, समान नहीं होता। हर एक बच्चा बढ़ता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। जैसे ध्वनि होती है, ध्वनि की तरंगे आपने देखी होगी कभी, ठीक है। ऊर्ध्व 2 तरंगे होती है, ऊपर जाती तो ऊर्ध्व बोला जाता है, नीचे में क्या बोला जाता है, सभी बताइएगा। जैसे तरंगे होती उसी प्रकार विकास होता है। मानव का विकास, हमारा और आपका विकास होता है। मतलब विकास एक रेखी बिल्कुल नहीं होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है। ये भी जानना है, विकास कैसा होता है? पूर्वानुमेय होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पूछा जाए विकास से, मानव विकास से संबंधित, ये आपके तीनों हो जाएंगे, ए बी एंड डी हो जाएगा, और सी वाला आपका नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? सुकरात से, प्लेटो से, डार्विन से या रूसो से? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी शेर शेरनी सभी कमेंट कीजिएगा। एक दहाड़ के साथ कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे सीटेट एग्जाम को फतेह करना है। और सीटेट एग्जाम में अव्वल आना है। फतेह तो दूर की बात है, अव्वल आना है। 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। यानी हर सब्जेक्ट में 25 प्लस का स्कोर एवरेज हमें लाना ही लाना है। इसके लिए आपको डेली क्लासेज अटेंड करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा, प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे हो जाता है? डार्विन से संबंध है। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कैसी करनी चाहिए? लोगों के बीच करनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। बाय जयसवाल सर, सभी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? सभी आप लोग जानते हैं। और एक ऐसे ये मनोवैज्ञानिक है, चाहे हम पावलोव की बात करें, यूंग, पियाजे जी, स्किनर, ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो चारों मनोवैज्ञानिक से आपको पता है 3 से 4 नंबर का बस पूछा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की भी क्लासेज बीच बीच हम करते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
तो सभी लोग जानते हैं, ये जीन पियाजे जी का विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो किसके विचार हैं, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी 4 चरण सभी लोग जानते होंगे। हम प्रश्न पर जब आते हैं डिटेल के साथ चर्चा भी करते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी विद्यार्थी बालक बालिका को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपके लिए प्रश्न है, अगर बालक को सक्षम बनाना है तो आप शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपको स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ करनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवधारणात्मक परिवर्तन लाना है। बालक को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका क्या कर सकती हैं? तो शिक्षिका स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? आपने प्रश्न सुना होगा अक्सर कि शिक्षक को क्या हो रहा है? साधन संपन्न होना चाहिए। तो शिक्षक के लिए संसाधन क्या होता है, ये भी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक के संसाधन क्या कहलाते हैं। शिक्षक के जो संसाधन होते हैं, मतलब उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। शिक्षक का जो संसाधन है वह नॉलेज और ज्ञान ही होता है, जो छात्रों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सकें। तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का हल शिक्षक के पास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विषम प्रक्रिया, अनियमित प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या संचयी प्रक्रिया कहलाती है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान है। तो प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों? प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया कहला जाती है? यह कहला जाती है संचयी प्रक्रिया। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमने पढ़ा है भैया, विकास निरंतर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास लंबवत न होकर कैसा होता है? विकास वृत्ताकार होता है। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा विकास के संबंध में कि विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास एक का सिद्धांत यह नहीं है कि विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि विकास का सिद्धांत है तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, सारे ऑप्शन को आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टरमैन, थर्नडाइक या बर्ट की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, लगभग मेरा अंदाजा है 95% जो है आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, हाँ ना, यस नो में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बुद्ध के जब भी बहुकारक सिद्धांत की बात की जाती है तो बहुकारक सिद्धांत में सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करते हैं? थॉर्नडाइक महोदय की बात करते हैं। थॉर्नडाइक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या के छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया पूछा जा रहा है, वो भी चरण। तो चरण कई चरणों में होता है, तो मतलब कोई भी समस्या अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते तो आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई एक पत्थर और शिला है, बहुत बड़ा आकार है उसका, तो वो हम अकेले से नहीं ले जा रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाए, ठीक है, कई टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया जाए, तो टुकड़ों में जब विभाजित हो जाएगा तो फिर हमें आसानी हो जाएगी एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए। मतलब यही हो गया समस्या समाधान। कोई भी बड़ी समस्या उसके छोटे छोटे हल करना शुरू कर लीजिए, छोटे छोटे चरणों बना लीजिए, हल करना शुरू कर लीजिए, आसान हो जाएगा। मतलब समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए।
अगला प्रश्न, अक्सर हम देखते हैं जैसे ही समस्या जाती है हम घबरा जाते हैं। घबराने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको सॉल्व करने की धीरे धीरे अपना कोशिश करना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा दे सकता है? तो एक शिक्षक, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपके नज़रिए से आप ये बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप अपने बच्चों के मध्य क्या बढ़ावा दे सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं अपने बच्चों के लिए सहयोग की भावना का ही हम बढ़ावा दे सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, ठीक है, टीचर्स के रूप में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? देखिए, अधिगम क्षमता जो प्रभावित होती है वह आनुवंशिकता से होती है, वातावरण से होती है, प्रशिक्षण और शिक्षण से होती है, लेकिन आपके राष्ट्रीयता से नहीं होता। जिसकी क्या राष्ट्रीयता है, यह अधिगम की क्षमता प्रभावित नहीं होती। अधिगम की क्षमता प्रभावित होती है उस बच्चे, बालक बालिका का आनुवंशिकता क्या है, वातावरण इन्वायरमेंट क्या है, प्रशिक्षण शिक्षण क्या है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आपके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करेंगे, लेकिन राष्ट्रीयता प्रभावित नहीं करती कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, विद्यालय का आधारित जो आकलन होता है वह परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं भैया? परिपक्व विद्यार्थी हम किसे कह सकते हैं? जो कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, परिपक्व का मतलब होता है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, अक्सर यह होता है। या आप पहला ऑप्शन चूज किए होंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन के विचलित नहीं होते हैं, पहला होगा या आपका डी ऑप्शन होगा। ये आप चूज करना है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50-50 पर हम दे रहे हैं, ठीक है। परिपक्व विद्यार्थी कैसा होगा, एक मॉडरेट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो जो आनुवंशिकता होती है उसके वास्तविक निर्धारक कोशिका होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, न्यूरीन होते हैं, या कोश शरीर होता है। सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का बेस्ट प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका। तो आनुवंशिकता के जो वास्तविक निर्धारक कहलाते हैं वह हमारे गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक मापन है, अनुपात मापन है, क्रमिक मापन है, या अंतराल मापन है? सभी बताइए। तो इनमें से जो है मापन के स्तरों में देखा जाए जो सबसे अच्छा मापन कहलाता है, सभी कमेंट कीजिएगा, वह कहलाता है अनुपात मापन। कौन सा कहलाता है? मापनों के स्तरों में सबसे अच्छा जो मापन कहलाता है वह आपका अनुपात मापन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है अवश्य आप लोग कमेंट करेंगे। जसवा सर आपके कमेंट का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक कमेंट का फीडबैक मिलता है आप सभी का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक अच्छा जो अध्यापक होता है वह विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? सभी लोग बताइए। कंपटीशन की बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे, रिवेलरी की बात करेंगे, या न्यूट्रलिटी की बात करेंगे? देखिए, मेरे अंदाज से आप सभी लोग एक अच्छे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा दे सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं जब भी विद्यार्थियों की बात की जाती है, सहयोग की भावना की बात की जाती है, कोऑपरेशन की बात की जाती है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कोऑपरेट की बात करते हैं, कोऑपरेशन। कोऑपरेट से कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, मतलब हमारी सहायता कीजिए। तो कोऑपरेशन मतलब क्या बन गया? सहयोग। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस MCQ पार्ट का 20वां प्रश्न है, विकास जो शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है? सभी कमेंट करके बताइएगा।
तो विकास कब शुरू होता है सभी बताइएगा। तो विकास जो होता है वह सभी लोग जानते हैं, आप लोग, जो विकास होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से जो है शुरू हो जाता है। यानी बच्चा जब पेट पर ही होता है तभी बच्चा का जो है विकास शुरू हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। और आपने कई बार सुना होगा मरणोपरांत भी बाल बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। ये तीसरा भी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 40+ पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं CDP बाल विकास के, जो कंप्लीट तैयारी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्नों को, सारे लेवलों को कंबाइन किया गया है ताकि तैयारी बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतरीन हो सके और आपके प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सपना साकार हो सके, CTET में फतेह आप लोग कर सकें। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूं आपके अगले पार्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी का।